हेलो एवरीवन। हेलो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाबरी मस्जिद किस तरह से विध्वंस की गई और इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, किस तरह के पॉलिटिकल एजेंडे थे और किस तरह से पूरी चीज़ें जो घटनाक्रम जो है 10 महीने का एक पूरा प्लानिंग के साथ में किया गया। और आपको और भी कुछ मैं बहुत अच्छी चटपटी अपडेट्स बताऊंगी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ और हमेशा आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन अपने एक नए विश्लेषण रूप में देती हूँ आपको। वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो बाबरी मस्जिद की सबसे पहले बात करते हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 की बात है, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था हिंदू कार सेवकों के द्वारा। हिंदू कार सेवक कौन थे? हिंदू कार सेवक जो थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ लोग आए हुए थे और ये लोग जो थे वो वहाँ पे कार सेवा करने के लिए आए थे कि वो आएंगे वहाँ पे कार सेवा करेंगे, जो भी पूजा पाठ है वो सब करेंगे और पूजा पाठ करके जो है वहाँ से वो चले जाएंगे। राजेंद्र जी आगे, नमस्कार राजेंद्र जी। तो इस तरह से जो है प्लानिंग थी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो केंद्र सरकार की हो गई इस मामले में कि केंद्र सरकार ने सोचा कि जब आएंगे और बस किसी तरह की समिति या किसी तरह की सुरक्षा प्रणाली वहाँ पर नहीं अपनाई गई। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, कांग्रेस के जो पीएम थे, कांग्रेस पार्टी के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव ने जो चीज़ें इतनी सीरियसली नहीं ली और बीजेपी उस समय मेरे ख्याल से 2 से 3 सीटों की एक 2-3 सीट वाली कुछ पार्टी रही होगी और 2-3 सीट वाली पार्टी थी। और बीजेपी ने मतलब अपनी पॉलिटिकल क्षमता बढ़ाई या अपनी पॉलिटिकल क्षमता दिखाने के लिए शायद मंदिर का मुद्दा इतना गरमाया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी 84 की बात है, तो अप्रैल 84 में ये रथ यात्राएं शुरू की गई थी दोबारा से, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुरू की गई थी। और फिर इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है बीच में। इंदिरा गांधी की मौत की वजह से जो है बीजेपी को अपना एक कैंपेन बंद करना पड़ा। बीजेपी ने सोचा कि अभी कैंपेन बंद कर देते हैं, तो 84 में कैंपेन बंद हो गया और फिर बीजेपी ने फिर उसको 85 से दोबारा जो है आंदोलन जो है शुरू करने की व्यवस्था की और फिर वो वापस से रथ यात्राएं वैसे ही निकाली गई। पहले जो है 1855 में जो है एक महंत थे रघुवर दास जी करके महंत थे, उन्होंने कोर्ट में जाके दावा किया 1855 में। 1855 में महंत रघुवर दास जी ने कोर्ट में जाके दावा किया कि जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे रामलला का जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। जो मस्जिद नुमा जो आकृति है, जो मस्जिद नुमा जो गुंबज है वो हटा देने चाहिए वहाँ से। ऐसी उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई थी। किन्होंने? महंत रघुवर दास ने इस तरह से कोर्ट में अर्जी लगाई थी। तो क्योंकि महंत रघुवर दास ने कोर्ट में इस तरह की अर्जी लगाई थी, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये रामलला की भूमि और रामलला का वहाँ पर जन्म हुआ था तो ठीक है, आप वहाँ पर रामलला की मूर्ति रख के आप या रामलला की फोटो रख के आप वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि 1831 से वहाँ पर ऐसी कोई नमाज वमाज नहीं पढ़ी गई, तो रामलला की मूर्ति रखने की परमिशन तो 1949 में मिल गई, या आज़ादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन मूर्ति रखने के बाद में जो है पूजा पाठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और नेहरू जी को जो है उस पर लॉक लगाना पड़ा, मंदिर पे लॉक लगाना पड़ा। और इस तरह से जो है काम नहीं हो पाया। मंदिर वाली पूजा पाठ वाली जो चीज़ें थी, जो डिमांड थी महंतों की, हिंदू महंतों की जो डिमांड थी, वो जो है दब के रह गई। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इस जो मस्जिद का निर्माण है, बाबर ने मंदिर ही तोड़ के बनाया था। जो बाबर शासक आया था हिंदुस्तान में, मुगल शासक, उसने मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई थी। एक मीर बाकी करके एक कंस्ट्रक्शन में एक बंदा था
मीर बाकी ने जो है मस्जिद बनाई थी, बाबर के कहने पे बनाई थी मीर बाकी ने। तो मीर बाकी ने बाबर के कहने पर 1528 से कुछ 1529 के बीच में ये इसको मस्जिद को बनाया गया था। 1528 से लेके 1529 तक मीर बाकी ने इसको बनाया था। और मीर बाकी ने बनाया था 16वीं सदी में बनाया था, लेकिन मंदिर को तोड़ के बनाया था। तो इसे हिंदू चाहते थे कि क्योंकि ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, तो मस्जिद को, ये हमारी मंदिर की जगह थी क्योंकि रामलला का जन्म यहीं हुआ है, तो इसको हमें मंदिर में तब्दील करना चाहिए। कोर्ट ने मान भी लिया, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रूफ, कुछ खुदाई उदाई की थी एटीसी ने। तो खुदाई के दौरान कुछ निकला जिसमें पता चला कि हाँ ये मंदिर ही बनना चाहिए यहाँ पर, और मंदिर ही बनेगा। और उस तरह से पूजा पाठ करना शुरू हो गई 1949 में। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि उस पर सांप्रदायिक दंगों के प्रेशर पड़ने लगे। फिर तो सांप्रदायिक दंगों के चलते जो है वो सारा मामला जो है जस का तस रख दिया गया, और उस पर कोई उसके बाद में किसी ने उंगली नहीं उठाई कि नहीं यहाँ पे मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ। मतलब सारा ठंडे बस्ते में चला गया मामला एक तरह से हम देखेंगे तो। फिर जो होता है, अब मामला तो अंदर रह गया। अब बीजेपी की जो विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ से बीजेपी का उत्थान हुआ है। जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद ने जो है इसको आड़े हाथों लिया। इसको एक पॉलिटिसाइज करने का मुद्दा जो है कि ये बंद क्यों कर दिया, ताला पॉलिटिसाइज किया गया और बताया कि नहीं ये बंद क्यों किया गया, इसको शुरू करिए। तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में, बताते हैं कि इसको बिना कोर्ट की परमिशन के जो है राजीव गांधी ने ताले खोल भी दिए थे। अपने कार्यकाल में राजीव गांधी ने ताले खोल भी दिए थे। लेकिन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो वो मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ बैठी हूँ कि सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक घटना है कि क्या हुई। तो जो बीजेपी ने अपना जो है जनाधार फैलाने के लिए और अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए मामले को पॉलिटिसाइज करना शुरू किया। पहले विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने बहुत सारे पूरी देश में रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया और पूरे देश में तमाम जगह पे रथ यात्रा निकली भी, काफी कुछ जगहों पे रथ यात्रा निकली भी। उसके बाद में अशोक सिंघल जो थे, अशोक सिंघल उस समय के जो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अशोक सिंघल का नाम बहुत फेमस है इस मामले में, सारे मामले में अशोक सिंघल का नाम बहुत फेमस है। अशोक सिंघल ने जो था ये निश्चय किया कि यहाँ पे मंदिर बनकर ही रहेगा और ये जो पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन रथ यात्रा निकालेंगे। उसके बाद रथ यात्रा के बाद में सारे जो कार्यकर्ता है, सारे जो सेवक है वहां जाएंगे, अपनी अपनी जगह की, सारे अपने अपने क्षेत्रों की मिट्टी लेकर वहां जाएंगे, वहां पर जो है राम मंदिर जो है बनाएंगे। इस तरह से बात सारी हो गई। तो इस तरह से 1986 से 1991 तक इतना ज्यादा रथ यात्रा और बातचीत और कोर्ट और इतनी सारा मामला इतना ज्यादा गहरा गया, इतना ज्यादा मामला गहरा गया कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा पब्लिक के पास में। लेकिन पब्लिक के अंदर एक लहर कहीं से दौड़ गई कि नहीं अब राम मंदिर बनाना ही है। तो वही मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि 25 साल बीत चुके हैं जो डेमोलिशन हुआ था 92 में। 25 साल बीत गए, उसके बाद भी मामला उतना ही ज्यादा पॉलिटिसाइज है जितना वो पहले पॉलिटिसाइज था। आज से जितने साल पहले, 25 साल पहले जितना पॉलिटिसाइज था, या आज से 50 साल पहले मामला जितना पॉलिटिसाइज था, उससे कहीं ज्यादा मामला आज भी पॉलिटिसाइज है। और उसने बीजेपी को एक बीजेपी पार्टी बना दिया पूरे मामले ने। एक जो 2-3 सीटों की पार्टी होती थी वो एक 85 सीटों की पार्टी उस समय बन गई। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से बीजेपी की जो है एक साख बन गई, एक बीजेपी का एक दर्जा बन गया है। और एक बीजेपी जो है देश की, अब सब देश की क्या, मुझे लगता है अब तो विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी जो है बीजेपी बन गई है। तो जो और बताते हैं 93 के जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, 93 के जो टाइगर मेमन के जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसका सीरियल बम ब्लास्ट का कनेक्शन भी जो है बाबरी मस्जिद से ही है। क्योंकि 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद में मुंबई में भी दंगे हुए थे। कुछ 93 में जनवरी फरवरी में मुंबई में भी दंगे हुए थे, सभी जगह दंगे हुए थे। सारे जितने भी हमारे देश की सिटीज है, जितने भी हमारे देश में प्रांत है, सब जगह ही लगभग दंगे हुए थे। और दंगे होने की वजह से क्या था कि काफी
जनधन की हानि हुई। कहते हैं अरबों रुपयों का नुकसान हो गया, हजारों लोग जो है मारे गए। गुंबज के नीचे ही जो गुंबज, जो पहला गुंबज, दूसरा गुंबज, तीसरा गुंबज, जो सिलसिलेवार तरीके से सुबह से लेके दोपहर के बीच तक जितने भी गुंबज तोड़े गए, या शाम के पहले जितने भी गुंबज तोड़े गए 6 दिसंबर के दिन हिंदू कार सेवकों द्वारा, उसके गुंबज के नीचे दबकर ही करीब 24 से 25 लोग तो वहीं मर गए गुंबज के नीचे दब के, जो कार सेवक वहां पे गए थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहां पर लोग गए थे कार सेवक, उनकी तो जान की हानि हुई है, लेकिन जो दूसरे से भोपाल है और दिल्ली है और लखनऊ है और भी मेरठ है और भी बहुत सारे, गुजरात है, काफी जगह सांप्रदायिक दंगे इस वजह से फैल गए। और फिर पाकिस्तान में भी मंदिर तोड़े गए। पाकिस्तान में बताते 30 मंदिर कुछ तोड़े गए। ये 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया कार सेवकों ने, पाकिस्तान में करीब 30 मस्जिद तोड़े गए, बांग्लादेश में 11 मस्जिद तोड़े गए। और बात यूएन तक गई, यूनाइटेड नेशंस तक गई बात, जो यूएन तक बात गई। और इस तरह से जो है पूरा ये जो इंटरनेशनल एक तरीके से जो है मुद्दा लग गया। और 6 दिसंबर 1992 को 6 बजे शाम को इतनी ज्यादा जो है दंगाई फैल गई, इतनी ज्यादा जो है भगदौड़ मच गई कि प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाना पड़ा। और जो वहां पर कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने कोर्ट में एक अलग से हलफनामा देकर जो अपनी जिम्मेदारी ली थी कि 6 दिसंबर को कार सेवकों को आने दीजिए, और आने के बाद में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूंगा कि वहां पर कोई परेशानी ना हो, कोई बदमाशी ना हो, और किसी तरह का कोई मतलब कोई स्थिति जो है खराब, बेकार, बदतर ना हो जाए, स्थिति खराब ना हो जाए, गड़बड़ियां ना हो। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन, काफी सारी पीएसए भी आया हुआ था, पुलिस फोर्स भी आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने मैटर को इतना गंभीर नहीं समझा, और गंभीर ना समझने की वजह से वहां पर जो है दंगे हो गए, हुड़दंगाई हो गई। बताते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शाम होते होते एक साधु ने जो है बस स्टार्ट कर ली, बस की चाबी बिल्कुल लगा के स्टार्ट कर ली एक साधु ने, और वो आधे लोगों को लेके भाग गया गुंबज की तरफ। कुछ 2-3 बच्चे जो थे गुंबज पे जाके खड़े हो गए। उसके बाद नेताओं के हाई फाई भाषण, बिल्कुल नेताओं के सारे जो बीजेपी के नेता थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट थे लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियाल जो है वहां पर थे, विनय कटियाल का, तमाम शिवसेना के नेता थे, बहुत सारे शिवसेना के नेता थे। और एक जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वहां पे फैल गई थी, एक तरह की जो सांप्रदायिकता फैल गई थी, हिंदू मुस्लिमवाद जो वहां पे फैल गया था, उस पर्टिकुलर दिन की बात करें, मतलब 1 तारीख से लेके 6 दिसंबर के बीच में, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच की बात है। तो बाबरी मस्जिद को तो गिरना ही था किसी ना किसी तरीके से। तो जो ये सारा मामला है, ये 1855 से स्टार्ट हुआ मामला था, 1855 से गरमाया हुआ मामला था, जब रघुवर दास जी ने, महंत जी ने बताया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा ही बनेगा। उन्होंने काफी सारे साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए कि यहाँ से राम मंदिर का कुछ साक्ष्य निकल रहा है नीचे से, मंदिर तोड़ के, क्योंकि बनाया हुआ था। उसके बाद में फिर मामला 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने जो उसको आड़े हाथों लिया। विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि नहीं हमारे, क्योंकि हम लोग रथ यात्रा करेंगे और हमारे सारे कार सेवक जो है एक मंदिर से 200 गज दूरी पे या मस्जिद से 200 गज दूरी पे जो है अपनी पूजा पाठ या कार सेवा करके वापस लौट आएंगे, इस तरह से बताया। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी का जो है असैसिनेशन हो गया, और असैसिनेशन की वजह से जो है इंदिरा गांधी की मौत की वजह से पूरे देश में जो है एक शोकाकुल लहर फैल गई, और उस लहर के चलते जो है उसको थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फिर दोबारा से 23 अक्टूबर 1985 में दोबारा से जो है ये आंदोलन शुरू किया गया, और ये आंदोलन फिर से जिंदा किया गया। और ऐसा बताया कि बिहार के जो एक सीतामढ़ी करके एक जगह है बिहार में, बिहार के सीतामढ़ी नाम की जगह से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा स्पेशली निकाली जाएगी कार सेवकों की, उसमें बताया गया था। तो उसमें बजरंग दल, तमाम बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस, इन लोगों ने बकायदा मीटिंग करके एक पूरा षड्यंत्र तैयार किया, एक मीटिंग करके एक पूरा षड्यंत्र बकायदा तैयार किया। और षड्यंत्र के चलते ये डिसाइड हुआ कि 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में सारे कार सेवक वहां पे पहुंच जाएंगे, और सारे कार सेवक वहां पहुंच के जो है पूजा पाठ करेंगे, और वहां पर राम मंदिर का एक तरह से
जो है जो पूजा बंद है उसको दोबारा शुरू करेंगे। तो जहां जहां लाल कृष्ण आडवाणी जी की इतनी पब्लिक फॉलोइंग हुई, जहां जहां पे सीतामढ़ी हो, चाहे पटना हो, चाहे जो भी बिहार में जगह थी, और फिर वो वो यूपी में एंट्री करने वाले थे, और समस्तीपुर में सब जगह उनका इतना स्वागत हो रहा था। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव जी वहां पर मुख्यमंत्री थे बिहार में उस समय, समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? लाल कृष्ण आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी समय जो है लोगों के अंदर आक्रोश और बढ़ गया। जैसे उनको गिरफ्तार किया, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत बढ़ गया। और बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है बहुत ही जोशीले भाषण वहां पर दे रहे थे, जोशीले भाषण दे रहे थे, और पब्लिक जो है सुनने को तैयार नहीं थी। पब्लिक ना किसी पुलिस की सुन रही थी, ना प्रशासन की सुन रही थी। पुलिस प्रशासन बहुत परेशान था, और पब्लिक को कंट्रोल करना, अश्रु गैस क्या छोड़ी गई वहां पे, लाठियां क्या चलाई गई, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं थी। और पब्लिक सिर्फ एक ही मुद्दा लेके बैठी थी कि हमें अब यहाँ पर आए हैं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो रथ यात्रा में निकले हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब हम आए हैं तो मंदिर बनाकर ही जाएंगे या मस्जिद को तोड़कर जाएंगे, सिर्फ एक वो कार सेवक बन के हम लोग सिर्फ पूजा पाठ करके हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। पब्लिक इस तरह से हिंदुत्व की एक लहर में आ गई थी, और उसी का नतीजा है कि पहले तो 1:55 पे जो है सुबह सुबह जो है पहला गुंबज गिराया गया, फिर 3:15 पे दोपहर में गुंबज गिराया गया, और शाम होते होते जो है तीसरा गुंबज भी जो है गिराया गया। और जो लोगों के पास में बालू होनी चाहिए थी, और जो भी मतलब सीमेंट बालू जो लेकर सब लोग जाने वाले थे, सारे जो कार सेवक जो लेके जाने वाले थे, जिनको अपनी अपनी जगह से लाने के लिए मिट्टी बालू सीमेंट कहा गया था, उनके पास में छेनी हथियार, छेनी और वो क्या तोड़ने का होता है, हथौड़ी, और दुनिया भर की ये सारे हथियार थे। ये हथियार उनको कहाँ से मिले, कैसे मिले, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। कि जो पूजा पाठ करने आए थे जो कार सेवक, उनके पास में सारे हथियार कैसे मिले, उन्हें इतने सारे टूल्स उनके पास में कैसे आए, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। और हो रहा है हाँ। और इस तरह से जो है बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और उसके बाद जो है देश के हर हिस्से में हिंदू मुस्लिम, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम थोड़े भी एक साथ रहते थे, वहाँ पर एक दंगे का माहौल बन गया, और हिंदू मुस्लिम का एक मतलब अजीब तरह का माहौल बन गया। और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, मगर फिर दंगाई ना बढ़ जाए, फिर भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे ना बढ़ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट लेट करते 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 आज वो 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर फैसला किया, और अब जाके कहीं राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। पर यह बहुत अच्छा हुआ कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक सब्र के साथ में, एक सम्मान के साथ में, एक पूरी जो है एक आत्मीयता के साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट की बात को समझा, और इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और उसके बाद में फिर बताया मैंने आपको 93 का ब्लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यही जो पाकिस्तान से लेके सऊदी में भी काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ में इस तरह से जो आंदोलन चलाया गया रथ यात्रा का, और ये सब जो प्लानिंग के साथ में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ के उसकी बहुत आलोचना की गई वहाँ पर भी। और ये सब मामला जो है बहुत गरमाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, UN तक मुद्दा चला गया। लेकिन आप जानते ही है कि पॉलिटिसाइज होने के बाद में मामले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सारे नेता जो है काफ़ी जोशीले भाषण देते रहे वहाँ पर। बताते हैं उमा भारती जी ने तो अपना गेटअप चेंज कर लिया, क्योंकि कुछ नेता बहुत भड़कीले भाषण देते थे, उनका वहाँ पे जाना बंद करवाया गया, लेकिन उमा भारती जी ने अपना गेटअप चेंज कराया, उन्होंने बाल काट लिए अपने, ताकि कोई पहचान ना पाए कि उमा भारती जी हो। जब उमा भारती जी एक मकान का नाम मुझे याद आ रहा है, एक मकान था राम कथा कुंज करके, कोई मकान था, राम कथा कुंज मकान का नाम था, उसकी छत पे चढ़कर जो है भाषण दे रही थी कि आपने चूड़ियां पहन ली है क्या, और हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, और आपने क्या चूड़ियां पहन ली है, गिरा दो मस्जिद को। और मतलब बहुत सारे भड़काऊ अजीब तरह के भाषण, जिससे भीड़ भड़के, इस तरह के भाषण जो है नेताओं ने दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहां पर गए। ऐसे सारे ही नेताओं ने जो है भीड़ को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम किया। इसलिए जो ये मुद्दा हमेशा ही बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया कि मंदिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसलिए ये जो बीजेपी का जो है एकदम फेवरेट नारा एक तरह से बोले तो राम मंदिर का मुद्दा बन जाता है, और राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी का एक तरह से इलेक्शन मैनिफेस्टो का सबसे टॉक ऑफ द टाउन मुद्दा रहा है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी बेस्ड मुद्दा रहा है। तो ये चीज़ है।
जो मैंने आपको आज पूरी बाबरी मस्जिद की बात बताई कि 1855 से लेके 1949 तक क्या हुआ, और 1949 से लेके 1992 तक क्या हुआ, और 1992 से मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, और फिर ये भी बताया मैंने आपको कैसे आईएसआई खुफिया एजेंसी और दाऊद की मदद से जो है टाइगर मेमन ने जो है 1993 के सीरियल जो 5 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसका कैसे उसने टाइगर मेमन ने पूरा दंगों से नाराज होके उसका गुस्सा इतना टाइगर मेमन का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने जो है दंगों की वजह से नाराज होके मुंबई में बम ब्लास्ट करने की जो है साजिश रची, और पूरा ये उसी का नतीजा है। और भी काफ़ी कहते हैं अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पार्टी को तो फ़ायदा पहुंचा, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा, जनसंघ से बीजेपी बनी, जो एक छोटी पार्टी थी बहुत बड़ी पार्टी बन गई देश की, और बहुत सारे नेताओं को फ़ायदा पहुंचा। कल्याण सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा, मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि ऐसा नहीं होगा। मगर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत ही इस मैटर को सीरियसली लिया और जरा भी ध्यान नहीं दिया, बहुत लापरवाही बरती, जिससे अरबों का नुकसान हुआ। अरबों का नुकसान, और कम से कम नाना करते 10,000 लोग बोला जाता है कि सब मिला के 10,000 लोगों की एक हिंदू मुस्लिम जैसे एक बहुत छोटे सांप्रदायिक मुद्दे की वजह से 10,000 लोगों की हत्या हो गई या मौत हो गई, या जो भी आप समझे, जो भी उसको आप कहें, दंगाई के चलते या दंगों के चलते या भगदौड़ में बहुत सारे साधुओं की मौत हो गई। तो यही अंजाम हुआ एक लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का ये मुद्दा था, फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने उसको बीजेपी का मुद्दा बनाया। और वीएचपी में जो अशोक सिंघल थे उन्होंने, उनकी दिली इच्छा थी, आरएसएस के नेताओं की दिली इच्छा थी। उसके बाद में हम देखेंगे तो रघुवर दास जी, जो महंत रघुवर दास जी जिन्होंने पहल की थी सबसे पहले 1855 में, जिन्होंने महंत रघुवर दास, नाम याद रखिएगा आप लोग, नए नए नाम आ रहे, तो महंत रघुवर दास जी ने जो है इस मुद्दे को 1855 में लिया था और बताया था कि यहाँ पर अवशेष, राम मंदिर के अवशेष पाए गए हैं खुदाई में। तो यह सारा पूरा मुद्दा था जो आज मैंने आपको बताया। उसके बाद में मेरे पास में कुछ न्यूज़ है आप लोगों को बताने के लिए, जो मैं आपको बता दूं कि ये जो राम मंदिर अब बनने जा रहा है, 4 साल बाद बन के जब रेडी होगा, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अगले इलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई पार्टी इस तरह से किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रही है, लेकिन जनता को जो बेनिफिट उसकी वजह से मिलना चाहिए था वो शायद आज तक नहीं मिले। जो एक वहाँ पर जाते हैं, अगर अयोध्या में जाएंगे और आप लोगों से बात करेंगे, शायद आप लोग गए हो, आप लोगों में से कुछ लोग अयोध्या, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी और भी ज़िंदगी है, हमारी स्कूल है, हमारी बच्चों की स्कूल है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन सरकार ये नहीं देखती कि हमारे पास में मतलब कुछ हम लोगों को और भी दूसरी चीज़ों की नेसेसिटीज़ है या नहीं है। बस वो मंदिर मस्जिद करती रहती है। मंदिर मस्जिद के अलावा अगर हमारे हाथ में दिया जाए, इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तो 25-26 साल लगा दिया, अगर हमारे हाथ में फैसला दिया जाता तो हम एक दिन में फैसला कर देते हैं। वहाँ पर कोई कहता है मंदिर बना दो, कोई कहता है मस्जिद बना दो, कोई कहता है कि कूली जो बनाना है, हॉस्पिटल्स बना दो, सिनेमा हॉल्स बना दो, स्कूल्स बना दो, यूनिवर्सिटीज़ बना दो, और मंदिर मस्जिद के लफड़े में ना पड़ो। कुछ लोग बोलते हैं मंदिर ही बना दो तो कोई बात नहीं। और जो वहाँ पर महंत बताए गए, दो महंत जो है, एक तो मेरे ख्याल से निर्मोही अखाड़ा के एक हिंदू महंत हैं और एक मुस्लिम सभा के अध्यक्ष हैं। ये लोग जब कोर्ट में जाते थे, सुना है, ऐसे किस्से हैं कि ये लोग जब कोर्ट में जाते थे और ये सुनवाई के लिए जाते थे और पेशी में जाते थे, तो ये लोग साथ में जाते थे, दोनों हिंदू मुस्लिम जो भी इनके जो विशेष अध्यक्ष थे जो इस मामले के, जो अयोध्या से बस में बैठ के जाते थे कोर्ट में सुनवाई सुनते थे। उसके बाद में एक पोटली में खाना लेके जाते थे, साथ में खाते थे, आपस में मिल बांट के दोनों खाते थे, हिंदू मुस्लिम, जो इनको विशेष अध्यक्ष बनाया गया था मामले का। और ये कुरान की आयतें सुनाते थे हिंदू जो है महंत, जो है जो मुस्लिम इनके मौलाना थे, वो आरती तक गा लेते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चीज़ें सामने से प्रतीत हो रही है हम लोगों को घर में बैठे बैठे, या टीवी पे जो मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, मामला कुछ और है। अगर आप अयोध्या में जाके एक्चुअली पता करेंगे कि क्या मामला है, तो आपको पता चलेगा कि
ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग बहुत खुश हैं और लोगों को बिल्कुल पड़ी नहीं कि किस धर्म से आ रहा है, कौन किस संप्रदाय से आ रहा है। अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे, अयोध्या के जो लोग वहाँ पे निवासी है वहाँ से उनसे बात करेंगे, उनको ज़रा भी परवाह नहीं है कि वहाँ पे मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, क्या बन जाए। लेकिन वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स को लेके ज़्यादा परेशानी में हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने का और बनाने का नहीं सोचा, जबकि हर सरकार ने मंदिरों मस्जिद की पॉलिटिक्स करके पब्लिक से वोट कमाए हैं। तो इस बात को समझने की और नोट करने की आवश्यकता है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जुडिशियरी और सरकार के जो उच्चतम सुप्रीमेसी में जो लीडर्स बैठे हुए हैं वही उनका ही मतलब होता है। तो और भी कुछ न्यूज़ मेरे पास में है कि बैंक, अभी कोरोना तो हो गया है और कोरोना के बाद में लॉकडाउन भी खुल गया है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी की समस्या है और भी कोरोना के नए लक्षण सामने आ रहे हैं कि कुछ आँखों की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बताते हैं कोरोना की वजह से आई साइट जा रही है और कोरोना की वजह से कुछ सांस की बीमारी बढ़ रही है, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही है, इस तरह से मैंने न्यूज़ में देखा है। और भी बैंकों की हालत अब ख़राब होने वाली है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद में बैंक्स जो है उनको बताया गया है कि आप बिना कोलैटरल के सिर्फ 10,000 का लोन दे दीजिए या 50,000 का लोन MSMEs को दे दीजिए, जो सरकार इस तरह से इंस्ट्रक्शंस कर रही है बैंकों को। और एक बैंकों को एक अंधी कहते हैं गली में ढकेल दिया गया है और बैंक समझ नहीं पा रही क्या करे। इंडिया टुडे की एक खबर के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो बैंकों की जो हालत है वो बड़ी अजीब सी, मतलब एक तड़पती हुई मछली की तरह बैंकें सारी हो गई है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो। सारी जो हालत है बैंकों की वो एक तड़पती हुई बैंकों की हो गई है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे NBFC हो या चाहे और भी जो छोटे मोटे बैंक से कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे जो भी बैंक हो। तो इस तरह की जो बैंकें हैं, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, सारे सबकी हालत जो है वो बहुत बद से बदतर है। और उनको मतलब इस साल जो है इनका जो NPA है वो 20 साल का सबसे बड़ा NPA है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो जिस तरह से बैंक घोषित कर देती है बहुत सारी कंपनीज को, या बहुत सारी बैंकों को भी सरकार घोषित कर देती है। इस साल जो NPA का मामला है वो 20 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब इससे पहले कभी भी 20-30 साल में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं आया था। जो NPAs का आंकड़ा मैं आपको बता रही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला है। और बैंकों को बहुत सारे लोगों ने जो है लोन रीपे करने से मना कर दिया या लेट कर दिया, जिसकी वजह से बैंकों के इंटरेस्ट बहुत मार खा रहे हैं और बैंक बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। अगर हम लोग सरकारी बैंकों की बात करें तो 30% जो है बोरोवर्स जो है 30% सरकारी बैंकों की मैं बता रही हूँ, जैसे SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सरकारी बैंक्स जो है इन्होंने इनके जो कर्जदार थे जिन्होंने कर्ज लिया था बैंकों से, 30% कर्जदारों ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया। उसके बाद में हम देखेंगे NBFCs में कम से कम 40% लोगों ने जो NBFCs के जो कर्जदार थे उन्होंने कर्ज चुकाने से मना कर दिया। NBFC मतलब या हाउसिंग बजाज फाइनेंस या हाउसिंग कंपनी जो हाउस लोन देती है या कार लोन्स देती है, ऐसी कुछ पर्टिकुलर कंपनीज उनको NBFCs कहते हैं जो छोटे छोटे लोन देती है। उसके बाद में हम प्राइवेट बैंकों की बात करेंगे तो 22% जो है कर्जदार प्राइवेट बैंकों को कर्ज चुकाने से या किस्तें देने से मना कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं या अगले साल करेंगे, क्योंकि जिनकी जॉब चली गई कोरोना में वो अगर 3 महीने 4 महीने अगर अपनी किस्तें नहीं दे रहे हैं तो आगे जाके वो किस्त अपनी कैसे देंगे। तो वो भी एक बड़ा सेंसिटिव सा विषय है कि वो किस तरह से कर्जदार अपना कर्ज देंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि बैंकों को पता है कि जिन लोगों ने अभी कर्ज नहीं दिया है और अभी वो किस्त नहीं दी है तो वो अभी आगे आने वाले 3-4 महीनों में कैसे देंगे। जॉब तो उनकी छूट गई है, सैलरी तो उनकी कट के आ रही है, तो वो किस तरह से देंगे। बैंकों को भी ये चीज़ बताया है। और अगर हम लोग छोटी बैंकों की बात करें, जो कॉर्पोरेट बैंक की बात करते हैं, उसमें तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट बैंक में बहुत ही ना के बराबर लोग जो है अपने अकाउंट खुलाते। तो कॉर्पोरेट बैंकों की अगर बात करें तो 79 to 80% जो बोरोवर्स है उन्होंने अपने कर्ज देने से
हाथ खींच लिया है, अपने कर्ज देने से उन्होंने मना कर दिया है। तो इस तरह से अगर है तो इस तरह की बातें कैसे काम चलेगा? अगर कर्जदार अगर कर्ज बैंकों को वापस नहीं लौटाएंगे तो बैंक किस हिसाब से अपना काम चलाएगी, ये भी काफ़ी सोचने वाला विषय है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि WHO सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट करती है, उन्हीं कंट्रीज की भाषा बोलती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, जो उसको फंडिंग करते हैं WHO को। तो WHO को इंडिया के बारे में कोई आंकड़े छापने या बताने या कोई एडवाइस देने या किसी तरह की मदद करने में WHO को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। बैंकों के मामले में मैं बता रही हूँ, कोरोना के मामले में नहीं। तो WHO का जो है, जो उसकी अनाउंसमेंट जितनी भी है वो उसको इंडिया के कोई एडवाइस से या इंडिया को एडवाइस देने में WHO को या इंडिया की बैंकिंग सेक्टर में जो भी हालत है तो उसमें उसको किसी भी तरह के अनाउंसमेंट या हिदायत देने की मुझे लगता है कि वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम WHO से फंड लेते हैं ना कि WHO को फंड देते हैं। और वैक्सीन का जो इशू बन चुका है, वैक्सीन का इशू जो है बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब वैक्सीन हर देश जो है वैक्सीन राष्ट्रवाद पे चल रहा है। वैक्सीन की एक जो कहते हैं कि बहुत बढ़ चढ़ के बातें हो रही है कि वैक्सीन हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, सारे देश लगे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो वैक्सीन बनाई थी, मैंने आपको बताया भी था। अब मैं आपको बता दूं कि वो वैक्सीन जो है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है और 38 लोगों पे कुछ शायद उसका परीक्षण किया गया था और 38 लोगों के परीक्षण में बताया गया है कि लोगों को सिम्टम्स अजीब अजीब से आने लगे उससे। और इस तरह के सिम्टम्स जो आए हैं कि लोगों को चक्कर आ रहे हैं और उल्टी आ रही है, इस तरह के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिले। और एक भी मरीज जो है ठीक नहीं हुआ है कोरोना से उस वैक्सीन को लगाने के बाद में। तो रूस का तो मामला फ्लॉप ही हो गया है। अब आगे देखते हैं कि फ्रांस, जापान या अमेरिका या ब्राज़ील कौन पहले वैक्सीन निकालता है। हम लोगों ने ICMR ने हमारे यहाँ पे खैर बताया था कि 15 अगस्त पे उन्होंने फर्जी अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए हमारी बहुत सारी निंदा भी हुई है कि हमने फर्जी अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त को हम लोग निकाल देंगे, लेकिन हम लोगों ने 15 अगस्त को वैक्सीन नहीं निकाला। तो हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा निंदा हुई है। हाय सचिन, हाय। और ब्रिंग देम ऑन कैमरा। ओके, राइट। हाय हाय एवरीवन, हाय। सॉरी, मैं थोड़ा कुछ स्टोरी बता रही थी मैं। हेलो, हाय। आई एम गुड, थैंक यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोग इतना अच्छे से सुनते हैं। और आप लोगों को देखो, मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मुद्दों पे इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बजाय कि मैं कोई पर्सनल बात करूँ। और या कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप लव स्टोरी पे बात कीजिए और लोगों को आप कुछ एडवाइस कीजिए, या आप रोज़गार पे आप किसी को करियर गाइडेंस दीजिए और आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कीजिए। मुझे अच्छा लगता है लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना, लोगों को एडवाइस करना पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या जो भी है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मगर मुझे लगता है कि अगर बजाय मैं आपसे इधर उधर की बातें करके टाइम किल करने से अच्छा है अगर मैं आपको इस तरह की बातें बताऊंगी जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और आपको थोड़ी हटके लगेगी, तो मेरे ख्याल से आपका भी फ़ायदा ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अपडेटेड रहना। और हालांकि कोई बात नहीं, आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, मगर हाँ, थोड़ा सा कंटेक्चुअल होना चाहिए। एकदम ही मतलब पूरब की बात करें तो पश्चिम का सवाल मत पूछिए, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी। तो और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोदी सरकार ने बताया था कि 6 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो है वो सृजित की जाएगी। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल से 16-17 करोड़ नौकरियां तो चली गई है। और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं वो क्या नौकरी कर रहे हैं? पकोड़े तल रहे हैं, पान लगा रहे हैं, इस तरह की नौकरियां कर रहे हैं। या गांव में जाके कहीं पे छोटा मोटा काम कर रहे हैं, 200-400 रुपये पर डे वाला कोई काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मजदूरी कमा रहे हैं। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो लोग मजदूरी इस तरह से कमा रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल से रोज़गार तो नहीं बोला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे रोज़गार बोला जा सकता है इस तरह की चीज़ों को।
मुझे नहीं लगता कि जो एक MBA है या जो M.Com है, कहीं पर राजस्थान में माली की नौकरी निकली थी। माली की नौकरी के लिए बताते हैं कि 40,000 48,000 फॉर्म जो है एक माली की नौकरी के लिए MBA M.Com BBA इस तरह के बच्चे जो हैं माली की नौकरी पकड़ रहे हैं। तो जहाँ पर नौकरियाँ लगने वाली थी, जहाँ पर नौकरियाँ बढ़ चढ़ के मोदी सरकार सृजित करने वाली थी, जहाँ पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और वो इकोनॉमी को क्या हो गया है पता नहीं, इतनी ज़्यादा माइनस में जा रही है इकोनॉमी जिसकी हद नहीं है। और हम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। जब हमको बताया जाता था, जब हमको बहुत सारे जो है देशभक्त हमारे मीडिया पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार जो है हमको बताते थे, तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के बोलते थे अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन आज जो हालत हो गई है, आज जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब हमने 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया कल, लेकिन स्वाधीनता दिवस नहीं था वो। मतलब हम स्वाधीन हुए ही नहीं, ना हमारी नौकरी के चक्कर में हम स्वाधीन है, ना हमारे घर की परेशानियों को हम देखने के चक्कर में स्वाधीन है। स्वाधीनता तो उसको कहते हैं कि हम हमारी नौकरी अच्छी तरह से संभाल सकें, अच्छा कमा सकें, अपने माँ बाप की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रख सकें, उनको हम लोग ठीक से हॉस्पिटल्स और उनको जो भी दवाइयाँ मुहैया करा सकें, हमारे घर में बच्चों का ध्यान रख सकें, अच्छी स्कूल्स दे सकें हम बच्चों को। हमारे घर में जो भी बच्चे होंगे, हर सबके घर में बच्चे होते हैं, अच्छे उनको छोटे बच्चे जो भी हमारे घर में रहेंगे उनको अच्छी स्कूली एजुकेशन दे सके, अच्छी ट्यूशन्स दे सके। इस तरह से चीज़ों को स्वाधीनता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि हमने 15 अगस्त को झंडा वंदन कर दिया और फिर हम गुलाम बन गए और फिर हम लोगों के प्रभाव में आ गए। एक हम लोगों के अंदर मानसिक, इंडियंस के अंदर एक इमोशनल और मानसिक गुलामी होती है, जो मानसिक लेवल पे हम गुलाम बन जाते हैं। अभी भी हम बहुत सारे लोग देखेंगे जिनके पास में जॉब नहीं है, जिनके पास में काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? क्या जॉब मिली है? क्या आपको अच्छा पैकेज मिला है? जो आपको एक 50 लाख का, 10 लाख से 50 लाख तक का पैकेज मिलना था, या आपको 25 लाख का पैकेज मिलना चाहिए था, या 5 लाख का भी पैकेज मिलना चाहिए था, क्या आपको इस तरह की नौकरी मिली? आपको इस तरह का पैकेज मिला है? पैकेज नहीं मिला है। तो क्या मिला है आपको? मोदी है तो क्या मुमकिन है? बेरोजगारी? क्या मुमकिन है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये लोग क्या बोलते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या मुमकिन है। और उसका थोड़ा, मुझे अगर किसी को पता होगा कि क्या मुमकिन हुआ है तो आप मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या मुमकिन हुआ है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या अंकित, हाय अंकित, तो क्या मुमकिन हुआ है मैं बताना चाहूंगी। और एक वीडियो उस पर बनाना चाहूंगी, बशर्ते कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या मुमकिन हो रहा है और किस तरह से मुमकिन हुआ है पिछले 6 सालों में, तो मैं वो देखना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री जी जो है, 15 अगस्त के दिन, परसों की बात है, प्रधानमंत्री जी जो है लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी बातें करें, आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। इतने तो आत्मनिर्भर बन गए, और कितने आत्मनिर्भर बने सर? कितने ज्यादा हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कोरोना आ गया, हमारे मजदूर पैदल चल गए, उनके पैर सड़ गए, और वो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर मेरे ख्याल से कोई भी देश की जनता नहीं हो सकती। ये तो भारत देश है, इसलिए यहाँ के लोग जो है इमोशनल और मानसिक प्रभाव में रहते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। आप अमेरिका में होते इस तरह के प्रेसिडेंट, तो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर्स, तो समझ में आता किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। अमेरिका से सीखना चाहिए हमें, अमेरिका के पत्रकारों से सीखना चाहिए, अमेरिका की जनता से सीखना चाहिए, अमेरिका के पढ़े लिखे नौजवानों से सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जो हम जिस देश में रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक्चुअली सार है, जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने का जो एक्चुअली फायदा है, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, ये हम बार बार भूल जाते हैं। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। हमें रिहर्सल करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में रहने का यही फायदा है कि आप अपने फायदे अपने हाथों में ले सकते हैं। सरकार जो है आपको फायदे मुहैया कराने के लिए, खासकर इस तरह से महामारी के समय में या इस तरह से बेरोजगारी के समय में, सरकार जो है आपको फायदे मुहैया कराने के लिए बैठी रहती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सरकार को चुनकर लाते हैं, आपने उनको माई बाप बनाया है, तो आपका ध्यान रखना महामारी में डेफिनेटली सरकार की ही जिम्मेदारी है। और इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, कृपया आप मुझे बताइएगा। तो नौकरियां तो अब चली गई, और जो है
ICMR की डेडलाइन भी चली गई, वैक्सीन बना नहीं, तो अब आगे क्या होगा वो तो भगवान भरोसे हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या है। और रिकवरी हो नहीं रही है। बैंक्स जो है, बैंक का जो मैंने आपको बताया, बैंक जो है पूरा अगर बैंकिंग सेक्टर का मिलाया जाए तो 36,000 करोड़ का जो है लॉस बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरह से नज़र आ रहा है। एक जो है मॉनिटोरियम का जो पीरियड था जिसमें लोगों ने किस्तें नहीं भरी है मॉनिटोरियम के पीरियड में, तो मॉनिटोरियम के पीरियड में क्योंकि किस्तें लोगों ने नहीं भरी है तो बैंकों को बहुत लॉस हुआ है। अभी भी लोग जो है किस्त भरने के जो है फिराक में नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आगे 6, 7, 8 महीने तक या अगले साल तक लोग किस्तें भर पाएंगे या नौकरियां ठीक से कर पाएंगे। तो अभी मोदी सरकार का कहना है कि नौकरी का मतलब होता है कि आपको 10,000 रुपये दे दिए, आप पकौड़ों की दुकान तोलो, उसको आप रोजगार समझ लो। तो पकौड़ों की दुकान तलना या पान लगाना, सब्जी तरकारी बेचना, रेडी लगाना, मेरे ख्याल से रोजगार नहीं है। मैं किसी का वर्क असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ या किसी का डेजिग्नेशन का कोई असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह से रेडी लगाना या सब्जी बेचना, पान बेचना, जैसे मोदी जी बोलते हैं पकोड़े तलना, इसमें भी मेरे ख्याल से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम से कम होती है। और 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो सरकार जो हमको दे रही है, जो मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। अगर आप लोगों को इनफ लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है, आप लोगों को क्या इन्वेस्टमेंट इनफ लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं सुनना चाहूँगी कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मैं उस बारे में बातचीत ज़रूर करना चाहूँगी। और जो 6 साल में हम लोगों को सपने दिखाए मोदी सरकार ने, मेरे ख्याल से उनकी कुछ योजनाएं थी 190 या 98 कुछ योजनाएं थी शायद मोदी सरकार की। तो सारी योजनाएं जो है 190 या 98 जो भी जितनी भी योजनाएं रही है उसमें से मेरे ख्याल से कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं रही है। दैट सिलेंडर वाली योजना ना, जिसमें सिलेंडर महिलाओं को वो फोटो वोटो लगाए जाते हैं, जहाँ पे मैं एयरपोर्ट्स पे देखती रहती हूँ फोटो वोटो लगे रहते हैं, वो सिलेंडर वाली योजना शायद सक्सेसफुल रही होगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि 6 सालों में जो 198 योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई थी वो कोई भी योजनाएं सक्सेसफुल रही है। क्योंकि 6 सालों में ना इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, ना इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना IIMs बनाए, ना IITs बनाए। मतलब शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है सरकारी स्कूल्स में भी, अभी तक तनख्वाह नहीं हो पाई है। प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी कह रही सरकार की बच्चों की फ़ीस ना लें, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह कैसे मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। सिमरन इज वेविंग, हाँ सिमरन। तो बहुत बड़े बहुत अजीब से हैं। और सर मतलब मोदी जी ये भी कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य हमारे, जो उन्होंने कहा कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे दिल के संबंध से बनते हैं, और जो पड़ोस में हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारी बॉर्डर लग के जो रहते हैं देश, उनकी मतलब वो पड़ोसी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मतलब लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ज़रूरी है पड़ोसी से। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस तरह की बातें ना की जाए। डेफिनेटली दिल का रिश्ता होता है पड़ोसियों से, जैसे अमेरिका से है, जैसे हमारा सिंगापुर से है, जैसे हमारा रशिया से है, जैसे हमारा जापान से है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से है, राइट, साउथ कोरिया से है। डेफिनेटली दिल का रिश्ता है हमारा। लेकिन हमारा नेपाल जो है, जो हमारे पड़ोस में, जिसने कल से इंडियंस के आने पे रोक लगा दी है, क्योंकि मेरे ख्याल से चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, हाँ शायद चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे विजिट कर रहे, इसलिए उन्होंने इंडियंस के आने पे रोक लगा दी। और मुझे लगता है कि जब नेपाल और भूटान जैसे देश, हम जो हमारे जो पड़ोसी है नेपाल और भूटान जैसे देश, अगर हमें इस तरह से ओवरलुक कर जाए और हमें इस तरह से पूरी तरह अवॉइड कर जाए, तो मुझे लगता है कि फिर दिल का रिश्ता किससे है और बॉर्डर का रिश्ता किससे है, ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, इसको भाषण में इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। बजाय इसके हमें अच्छे रिश्ते बनाने पे काम करना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं इन देशों को तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी पॉलिटिकली बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाने का काम कभी किया ही नहीं, जबकि बांग्लादेश हमारी वजह से बना है। इंदिरा गांधी सरकार में पाकिस्तान से ही 1971 में जो है बांग्लादेश जो है एक देश पूरी तरह से बन पाया, और जो इंदिरा गांधी जी की वजह से बांग्लादेश जो है आज बांग्लादेश है, एक देश है मतलब, तो हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पाए। कितना खर्चा आएगा रेडी लगाने, कितना खर्चा आएगा? हाँ, रेडी लगाने का खर्चा मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार रुपये तो होता है रेडी लगाने का खर्चा। लेकिन बैंक में आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप जाइए बैंक से 10,000 रुपये लीजिए, आपको बिना गारंटी के आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे बैंक से, तो आप लगा लीजिए रेडी पटरी जो आपको बैंक में लगाना है। तो
मेरे ख्याल से। और या चाय की दुकान खोल लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चाय की दुकान बेस्ट ऑप्शन है। तो एनीवेज, जो देशभक्ति से भरा हुआ भाषण रहता है, जो जवानों की शहादत को बताकर जो भाषण दिए जाते हैं, उनका मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जवान तो पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं। और जवानों के अंदर जो उनका जोश है, उनके जज्बा है, वह उसी को सलाम करना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके अलावा, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से हमारे देश के जो जवान है वो भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और अब तो बता रहे हैं कि विंटर्स में जो है चाइना अटैक करने वाला है। हमारे ठंड के सीज़न में चाइना जो है हमेशा अपनी दिखा के जाता है, तो इस बार भी शायद ठंड के सीज़न में चाइना अटैक करेगा। जब भी चाइना ने अटैक किया विंटर्स में, तो अभी हमारे देश के सैनिकों के लिए जो गर्म कपड़े या जो भी गर्म उनका सामान होता है वहाँ पे, उनको सियाचिन में या LSE में रखने का, तो वो हमारे देश के सैनिकों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और चाइना तो अटैक करेगा, मुझे लगता है कि चाइना पूरी तरह से एकदम फिट होके बैठा है। चाइना ने पाकिस्तान को भी जो है जंगी ड्रोन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया, और कुछ जंगी ड्रोन पहुंचाए भी शायद चाइना ने पाकिस्तान के पास में। तो पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है किसी भी समय हमारे जो जवानों की जो शहादत से बढ़कर जो उनका जोश है, जो उनकी देशभक्ति है, मेरे ख्याल से देशभक्ति जवानों की काबिल तारीफ है, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रधानमंत्रियों में भी नहीं होती है इस तरह की देशभक्ति जो हमारे जवान दिखाते हैं। वास्तव में जो माता पिता अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, उनका जज्बा काबिल तारीफ है। उसकी वजह से हमारा देश मेरे ख्याल से बचा हुआ है। जो माता पिता अपने सीने पे पत्थर रख के अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को सेना में भर्ती कराते हैं, मेरे ख्याल से उनको सल्यूट है कि वो इस तरह से अपने जवान बेटे की शहादत के बाद में भी खुशी खुशी जो है जी लेते हैं। और सरकार तो मैंने देखा है कई बार, तो अभी जो कोरोना के सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स थे जो कोरोना में के समय काम कर रहे थे, उनके मौत पे, उनकी शहादत पे, मौत तो नहीं कहूँगी, उनकी शहादत पे उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। ये मीडिया कोई नहीं बताता, मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि मुंबई में या दिल्ली में या चेन्नई में या आगरा में या लखनऊ में या अहमदाबाद में कितने पुलिस वाले जो है शहीद हो गए पब्लिक की सेवा करते करते कोरोना काल में। ये कोई भी आपको मेन स्ट्रीम चैनल वाला आपको नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा ना दिखाने का ये सब, तो मेन स्ट्रीम चैनल आपको नहीं दिखाएगा। और ये सबसे दुख की बात है, क्योंकि बेचारे जो पुलिस वाले हैं वो हम लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना काल में, वो व्यवस्था संभाल रहे थे, हम लोगों की मदद कर रहे थे, तो उनकी शहादत पे कम से कम मुआवजा तो उनको मिलना चाहिए था, जो सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया। और मतलब चीन और जो भी दूसरे देश हैं हमारे, चीन का दिल ऐसा है कि चीन ने हमें तो स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी कि पाकिस्तान को जाके ड्रोन दे दिए। और भी कई सारे देशों को चीन ने मदद की, जैसे मैंने आप मेरे कुछ वीडियो देखेंगे पिछले, आपको बताऊंगी हर देश की चीन ने मदद करके रखी है। और चीन चाहता है कि हर तरह से जो है भारत को जो है निपटाया जाए, और कहीं से भी भारत जो है किसी भी तरह से सक्षम ना हो पाए कि वो चीन को किसी भी तरह से पीछे कर पाए। तो रेडी पट्टी वालों को शायद 20,000 रुपये सरकार ने देने के लिए ऐलान किया है। 10,000 नहीं 20,000 मिलेंगे रेडी पटरी वालों को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। स्टार्टिंग में 10,000 था, अभी 20,000 हो गया। रेडी पटरी वालों को 20,000 मिल जाएंगे। तो रेडी पटरी लगाना है तो आप शौक से लगाइए। कोई भी व्यापार गलत नहीं होता है, या कोई भी व्यापार कोई पद नहीं है, कोई नेता का पद नहीं है व्यापार जो उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, ऊंचा और निचले दर्जे से देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई ऑफिशियल दर्जा है व्यापार। अगर व्यापार अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। रेडी पटरी लगाने में मेरे ख्याल से कोई बुराई तो है नहीं। तो 20,000 शायद रेडी पटरी वाले को मिल रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और स्वतंत्रता दिवस की हमको बहुत सारे देशों ने बधाई दी है। ऑस्ट्रेलिया ने बधाई दी है हमें, जो स्टॉक मॉरिस है वहाँ पे उन्होंने बधाई दी हमें। चीन के शी जिनपिंग ने हमें बधाई दी है। भूटान से हमें बधाइयाँ मिली है, हमें नेपाल से बधाइयाँ मिली है, और सब जगह से हमें बधाइयाँ मिली है। उत्तर कोरिया से भी हमें मदद मिली है। तो इस तरह से जो है हमको कोरोना काल में जो है सब तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। और लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोरोना के आंकड़े जो है 26 लाख पहुंच गए।
तो आप देखिए कि स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं हम लोग, सब मना रहे हैं, सारे त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं हमारे देश में। करीब करीब 60,000 लोगों की मौत के आंकड़े समझ में आ रहे हैं कि 60,000 लोग कोरोना की वजह से मर गए। सोचिए हर एक घर को जहाँ पर कोई ना कोई बंदा कोरोना की वजह से मरा है, तो सोचिए कि क्या हाल होते होंगे उन लोगों के जहाँ पे कोरोना की वजह से उनके घर के बच्चे या बुजुर्ग जो है कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हो गई, या जिनके घर पे जवान कमाने वाले जो है उनकी मौत हो जाए कोरोना की वजह से। सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी, राइट। तो और भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आज जवाब देने के लिए हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन आप पूछ लीजिए मुझसे। ओके, कैमरा, ओके ओके। सॉरी, मैं आप लोगों को हाय बोलना भूल गई। हेलो एवरीवन, जो लोग नया ऐड हुए उनको मेरी तरफ से हाय हाय हाय, राइट। तो अभी जो है नेपाल में जो भारतीयों की एंट्री पे हम लोगों ने मतलब सुना है कि रोक लग गई है नेपाल में एंट्री पे। और चाइना जो है हमारा पेंगोंग सो लेक और डेप्सांग के इलाके से पीछे नहीं जा रहा है, तो उसकी भी जो है अमेरिका ने बहुत आलोचना की है। जिस तरह से चाइना का रवैया हमारे देश के प्रति नजर आ रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो यूएस के विदेश मंत्री है उन्होंने काफी आलोचना की है चाइना की, कि चाइना को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और चाइना जो है इस तरह से अपने पैर जमा के जो है डेप्सोंग और पेंगोंग सो लेक के इलाके में बैठा हुआ है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और उन्होंने लिपू लेक और काला पानी के और लिबिया धुरिया के इलाके में भी अपने 10,000 सैनिक जो है तैनात कर दिए हैं। नेपाल की बात करिए, जो नेपाल ने अपने नक्शे में बता दिए उन एरियाज की बात करिए। तो मुझे लगता है कि चाइना के जो इरादे हैं वो काफी आक्रामक है, और चाइना एक नए रूप में उभर के आ रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। और जो कर्नल क्रिस्टोफर है, कर्नल क्रिस्टोफर जो है यूएस के विदेश मंत्री, उन्होंने बताया कि भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारत को जो है एक उनके पास में फाइटर विमान कुछ है, तो उनके पास में फाइटर विमान है अमेरिका के पास में, और जो 19,000 किलोमीटर कुछ एक बार फ्यूल भराने के बाद में, एक बार ईंधन भराने के बाद में बोलते हैं कि वो फाइटर जेट जो उनके पास में अमेरिका के पास में है, एक बार फ्यूल भराने के बाद में वो 19,000 किलोमीटर जा सकते हैं। मतलब पूरे दुनिया का चक्कर लगा के वो फाइटर विमान जो है वो लड़ाकू विमान जा सकता है। तो अमेरिका ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वो इस तरह के जो फाइटर विमान जो उसके पास में है, उसका नाम कुछ बम्पर विमान कुछ कहा जाता है, उसको बॉम्बर कुछ कहा जाता है या बम्पर कहा जाता है, बॉम्बर, फाइटर बॉम्बर, तो उसको वो दे सकता है किसी भी देश को, जो भी उसका मित्र देश होगा अमेरिका का, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसा कहते हैं कि 1800 से लेके 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है रफ्तार है। हमारे यहाँ जो राफेल है उनकी कहते हैं कि 800 से लेके 1000 किलोमीटर की रफ्तार है प्रति घंटे की। तो राफेल की 1000 किलोमीटर की रफ्तार है, लेकिन इनकी 1800 से लेके 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो इस तरह के बॉम्बर जो विमान है अमेरिका के पास में, वो अमेरिका इंडिया को भी दे सकता है अगर इंडिया को जरूरत पड़े, तो इस तरह से बताया जा रहा है। और भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मोदी जी ने बताया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 21 साल कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से लड़कियों की जो मातृ मृत्यु है, जो मदर्स की मौतें हैं हमारे देश में, तो वो प्रजनन के समय जो होती है वो काफी कम हो जाएगी, ऐसा ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा ऐसा हमारे मोदी जी का मानना है। और जो है लद्दाख में चीन तो दादागिरी कर ही रहा है, हम लोग रेडी है उसके लिए। और सरकार भले ही लाल किले की प्राचीर से नाम ना ले चीन का, लेकिन चीन तो बना हुआ है। और जो आधी 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 झूठ बात कही थी कि चला गया है, वहां है, यहाँ है, तो मेरे ख्याल से आधी बात सच और आधी बात झूठ थी। पूरी बात तो झूठ मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे आईटी सेल में जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बार तो एक्सेप्ट किया था रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की वेबसाइटों में,
तो मेरे ख्याल से आधी बातें सही, आधी बातें झूठ पब्लिक को बताई जा रही है। तो मैं आपसे आप सब लोगों से यही विनती करूंगी कि आप लोग प्लीज टेलीविजन देखना छोड़ दीजिए, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको बरगलाने के लिए बरगलाई जा रही है, और बस ये चीजें आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बुरी तरह आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि सच्चाई क्या है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप प्लीज न्यूज़पेपर्स देखिए, और कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स देखिए, और जो बहुत काम की खबरें उनको ही देखिए। अननेसेसरी किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी के पद के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश आप लोगों से बनता है, देश हम लोगों से बनता है, देश जनता से बनता है। देश किसी जनता के सिपाही से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं बनता है। जनता जो है जनार्दन होती है। जनता का फैसला, जनता की अवेयरनेस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत 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 जरूरी होती है, चाहे वो कोई भी देश हो। हम लोग क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रजा को वैसे भी एक प्रजा सेवा जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है प्रजा सेवा को। तो मेरे ख्याल से प्रजा जो है वही जो है भगवान का अवतार जो है बताई जाती है, दिखाई जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो सच्चाई है और सही सही भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देर आर नो टू वेज अबाउट इट। एंड आप लोग समझ जाइए, और मेरे मेरे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, देखने के बाद में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करना जो है बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके शेयर करने से एक दो बातें जो है किसी को समझ में आ जाए, या किसी को आपके शेयर करने से फायदा पहुंच जाए, उसको कुछ ऐसी चीजें समझ में आ जाए जो उसका लाइफ टाइम याद रह जाए, और जिसकी वजह से उसको जिंदगी में और नई चीजें समझने में और नई जानकारी समझने में मदद मिले।